अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। स्टेट बैंक ने तवक्कात से हटकर फैसला किया है। शरह सूद में एक साथ 1.5% का बड़ा इजाफा कर दिया है। मईशत के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और ये बड़ा फैसला हुआ है। बार बार की यकीन दहानी के बावजूद IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका है। महंगाई तेजी से तवक्कात से ज्यादा डबल डिजिट की जानिब बढ़ रही है। अक्टूबर में महंगाई 9.2% रही और आज जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में 7 माह का सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया और इंडेक्स 18.34% से बढ़ गया। रुपया आज फिर मजीद गिरा और 175 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। और आज अक्टूबर के लिए करंट अकाउंट खसारे के जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं वो भी तवक्कात से बहुत ज्यादा है। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर के महीने में करंट अकाउंट खसारा सितंबर के 1.3 अरब डॉलर से भी ज्यादा यानी 1.66 अरब डॉलर रहा और इसकी वजह बरामदाद और तहसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस में कुछ कमी और सर्विसेज की दरामदाद में इजाफा है। एनर्जी प्राइसेस में इजाफा भी दरामदाद में इजाफे की वजह बना, हालांकि नॉन एनर्जी दरामदाद में कमी देखी गई थी। स्टेट बैंक ने पूरे साल के लिए 8 से 9 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे का टारगेट रखा था, मगर 4 माह में ही करंट अकाउंट खसारा 5 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। अक्टूबर में बरामदाद में तो सिर्फ 24% का इजाफा हुआ है, मगर दरामदाद में 73% का इजाफा हुआ है, जिससे अक्टूबर के महीने में तिजारती खसारा 137% बढ़ चुका है। इस साल के 4 माह में बरामदाद में 32% का इजाफा हुआ है, मगर दरामदाद में 66% का इजाफा हुआ है, जिससे 4 माह में तिजारती खसारा 103% बढ़ चुका है। और इस सब के बाद आज स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है, जो कि मार्केट की तवक्कात से ज्यादा है। 100 बेसिस पॉइंट की तवक्कात की जा रही थी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आज महंगाई और करंट अकाउंट खसारा टारगेट से ज्यादा रहने के खदशात का भी बता दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक शरह सूद को 1.5% बढ़ाकर 8.75% करने की वजह गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद महंगाई और बैलेंस ऑफ पेमेंट के खतरात का बढ़ना है, जबकि ग्रोथ के इम्कानात में तेजी आई है और महंगाई और बैलेंस ऑफ पेमेंट के खतरात की वजह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों अवामिल हैं। पाकिस्तान में महंगाई की वजह ज्यादा इंपोर्ट प्राइसेस के साथ साथ डिमांड साइड प्रेशर्स भी हैं। इन अवामिल की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि इस वक्त महंगाई और करंट अकाउंट खसारे से निपटने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को नॉर्मलाइज किया जाए और ग्रोथ में इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। स्टेट बैंक के मुताबिक सनती सरगर्मियों के इजाफे में कमी होने की तवक्का है, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर की इस साल बेहतर कारकर्दगी की वजह से 4 से 5% GDP ग्रोथ के इम्कानात हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। क्या ये दुरुस्त फैसला है? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, स्टेट बैंक पहले भी इकदाम कर रहा था, बैंक से कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाई, मुख्तलिफ दरामदाद पर कैश मार्जिन को 100% कर दिया और 150 बेसिस पॉइंट से शरह सूद को बढ़ा दिया। आपको लगता है कम से कम करंट अकाउंट की हद तक और फिर महंगाई की हद तक कंट्रोल करने में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कामयाब होगा, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा शरह सूद में इजाफा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मार्केट और हम सब की तवज्जो ये थी कि शायद मुश्किल से ये 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, मगर कुछ इशारा इस पे दिया गया है। अगर आप जो इनका जो स्टेटमेंट आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उससे कुछ अंदाजा ये हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ काफी हद तक परेशान है और उसकी वजह यह है कि पहले 4 महीने में आपका जो तिजारती खसारा यानी कि करंट अकाउंट जो है वो 5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। हम सब का ख्याल ये था कि शायद ये 3.5 या 4 अरब डॉलर होगा, मगर बढ़ा के ये 5 अरब डॉलर। आप सोचिए कि दरामदाद में 76% इजाफा, ऐसा बड़ा कम हुआ है। अलबत्ता एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा इजाफा है 33% का, मगर जब आपका खसारा 5 अरब डॉलर के ऊपर चले जाता है 4 महीने में, तो खुदा न खास्ता क्या हम 15 अरब डॉलर का खसारा साल भर का कह रहे हैं? ये बिल्कुल बस से बाहर है। और ये जो इतनी तेजी से बढ़ाया गया है पॉलिसी रेट, इससे इशारा यह है कि स्टेट बैंक बहुत परेशान है कि अगर इस खसारे को कम नहीं किया जाए तो फिर रुपए के कदर में और तेजी से गिरावट आने वाली है अगले कुछ हफ्ते और महीनों में। तो सिचुएशन एक लिहाज से काफी परेशान कुन बताई गई है। अच्छा, मगर आपको लगता है महंगाई कंट्रोल होगी? आप बहुत पहले से कह रहे हैं कि डबल डिजिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 9.2% हो गया। नवंबर में खतरात है कि हम डबल डिजिट में चले जाएंगे। अब स्टेट बैंक अगर मेजर्स लेता है तो आने वाले दिनों में कंट्रोल होगी, क्योंकि यहाँ पर तस्लीम किया जा रहा है कि सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस का ही मसला नहीं है, लोकल डिमांड प्रेशर्स भी है जिसकी वजह से महंगाई है, जिसका पहले भी कहते रहे।
बात दरअसल ये है कि आपके दरामद की डिमांड जो है वो काफ़ी बड़ी है, और उसमें इजाफे की बहुत बड़ी वजह तो ये भी है कि कीमतों में इजाफा हुआ है। अब आप ये देखिए कि आज जो हफ्ते भर का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आया है कुछ घंटे पहले, उसके तहत 17% तक पहुंच गया है आपका अफरात ज़र की रफ्तार अकॉर्डिंग टू सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। तो यकीनन आप ये देखेंगे, जिस तरह मैं कहता रहा हूँ पिछले दिनों से, कि खुदा न खास्ता आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें इजाफा डबल डिजिट पे चले जाएगा। और अगर ये रुपए के खतर में कमी करते हैं इंपोर्ट को कम करने के लिए, तो उससे तो अफरात ज़र में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। वैसे मगर जो 4 से 5% ग्रोथ का टारगेट है, स्टेट बैंक कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ज़रा नॉर्मलाइज हो सकती है, मगर एग्रीकल्चर से सपोर्ट मिलेगी। कॉटन का आउटपुट बड़ा अच्छा आ रहा है। 4 से 5% का हम जीडीपी ग्रोथ टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो कपास की फसल हुई है माशाल्लाह, उसमें काफ़ी इजाफा है। उस इजाफे से ही हमारे शर नमू में तकरीबन 1% इजाफा होता है माशाल्लाह। कॉटन की तरफ जो रुझान बढ़ा है उससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे माशी हालात में। मगर अगर आप सनती शोबे में आ जाएं, तो जो आदाद शुमार दिए गए हैं जुलाई टू सितंबर के, उसमें सिर्फ 5% इजाफा है, और सितंबर के महीने में और कम होकर वो सिर्फ 2% रह गया है। और अब तो खबर ये भी है कि सर्दी के मौसम में गैस की कमी रहेगी। और तीसरी तरफ जो बहुत ही एक नुमाया नई चीज़ है वो ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एक्टिविटी पीक पे थी वो अब कम होना शुरू हो गई है। सीमेंट की सेल में कमी आ रही है, स्टील की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है। और ये जो इक़दामात ले रहे हैं, अगर सेल्स टैक्स में जो हुकूमत ने शायद एग्रीमेंट किया है कि वो आने वाले दिनों में उसमें जो एग्जेम्पशंस हैं वो कम करेंगे और रेट्स जो कम हैं उनको बढ़ाएंगे, अगर ये सब एक साथ होता है और साथ साथ पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए हर महीने बढ़ाते जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि इसके नतीजे में अफरात ज़र पे कितना ज्यादा असर पड़ने का खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा। तो भाई साहब, जो सस्टेनेबल ग्रोथ का वादा किया गया था, अब अगर हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है, 4 से 5% का ग्रोथ रेट है, तो हम क्या वाकई जा रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ या नहीं जा रहे हैं? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त एक बड़ा इशू खड़ा हो गया है सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से कि आपका तिजारती खसारा बहुत बढ़ गया है। ये उस वक्त संभलेगा जब जो इंटरनेशनल फीड प्राइसेस हैं उनमें कुछ कमी आएगी। अभी तो प्रोजेक्शन ये है कि इंशाल्लाह अगले साल के बीच में शायद कुछ कमी आए, मगर इस वक्त आपको अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मजबूरन जाना पड़ रहा है। जो आपने ग्रोथ का टारगेट 4.8% रखा था बजट के वक्त, वो बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरह के इक़दाम आप ले रहे हैं, और अगर आपने सूद बढ़ाया तो इन्वेस्टमेंट और उसमें कमी आएगी जरूर। आपका बजट का खसारा बढ़ेगा इसलिए कि जो आपकी सूद की पेमेंट है कर्जों पर, वो उसमें इजाफा होगा। आपको अपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग को शायद काफी कम करना पड़े, और साथ साथ अगर आपके पास गैस की शॉर्टेज है और अगर निर्ख बढ़ानी पड़े गैस और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं है। और अगर 3.5 से 4% तक ग्रोथ रेट हो जाती है तो पाकिस्तान ने स्टेबलाइजेशन हासिल की और ज्यादा ग्रोथ को सैक्रिफाइस नहीं किया। बहुत शुक्रिया। और हफीज पाशा की गुफ्तगू आपने सुनी। मईशत के आगे चलने के लिए करंट अकाउंट खसारा काबू में रखना ज़रूरी है, बरामदात बढ़ना ज़रूरी है। कल भी कराची में सनतकारों ने गैस ना होने की शिकायत की और वाजे किया कि हम बरामदात में 40% तक इजाफा कर सकते हैं, मगर हमारे पास गैस नहीं है। खुद मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद गैस की कमी पर खदशात का इजहार कर चुके हैं, मगर मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, मीरपुर खास समेत कई छोटे बड़े शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है।
या फिर गैस प्रेशर में कमी का सामना है। शहरियों के लिए नाश्ता और खाना बनाना मुश्किल हो गया है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और पकवान सेंटर्स को भी मुश्किलात का सामना है। शहरी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, मगर गैस की कमी होते ही एलपीजी और लकड़ी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, यानी आवाम हर तरफ से परेशान है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतकार भी परेशान है, मगर मसला यह है कि गैस का बहरान आगे चलकर मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि आज द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक सर्दियों के पीक सीजन के दौरान मुल्क में गैस का बदतरीन शॉर्टफॉल होगा। नवंबर में 444 MMCFD गैस की कमी है, दिसंबर में 717 MMCFD गैस की कमी होगी, जो जनवरी में बढ़कर 961 MMCFD तक पहुंच जाएगी। खालिद मुस्तफ़ा की इस खबर के बाद सोचिए कि अगर LNG के इजाफी 4 कार्गोज आ जाते, 400 MMCFD इजाफी गैस आ जाती, तो बहरान की शिद्दत में कितनी कमी आ सकती थी। और अगर इस हुकूमत ने वक्त पर LNG टर्मिनल लगा लिए होते और गैस पाइपलाइन बिछा ली होती और अहम फैसले और इकदाम कर लिए होते, तो अवाम और इंडस्ट्री इस बहरान से महफूज रहते। खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक तवानाई कमेटी ने फैसला किया है कि एक और मीटिंग की जाएगी, जिसमें स्पॉट पर LNG कार्गोज की खरीदारी के ऑप्शन पर गौर होगा, वरना एक्सपोर्ट समेत तमाम सेक्टर्स, जनरल इंडस्ट्री, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को बदतरीन गैस की किल्लत का सामना होगा। मुशीर तिजारत ने भी वजारत तवानाई पर जोर दिया है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को बिला तात्तुल गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि 38 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल किया जा सके। ये वही सूरत हाल है जिसकी हम निशानदही कर रहे थे, मगर ठोस इकदाम करने के बजाय हम पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी गई, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा। हमारे 18 अक्टूबर के इंटरव्यू में हम्माद अजहर ने वादा किया था कि वो सर्दियों में गैस के बहरान पर बात करने के लिए ज़रूर आएंगे। दोबारा देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया। मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक किए मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बहरान आएगा आपकी वजह से। हमने खुद कहा के आएंगे, 32 दिन हो गए हैं, हम अब तक उन्हें 6 दफ़ा बुला चुके हैं, मगर वो नहीं आए हैं। आज 6ठी दफ़ा बुलाया, आज भी जवाब नहीं दिया। हम्माद अजहर वादे के बावजूद ना सिर्फ प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, बल्कि ट्विटर पर मुसलसल नई शराइत रख रहे हैं। हमारे 5 बुनियादी सवालात का जवाब देने के बजाय अब तक हमारे सामने 5 शराइत रखी जा चुकी हैं। पहले हमने शो में बुलाया और कहकर बुलाया कि गैस के बहरान पर बात करेंगे, तो उन्होंने शो में आकर कह दिया कि वो फिर शो में आएंगे और फिर गैस बहरान पर बात करेंगे। फिर एक और शख्स से हमारा मनाजरा होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फिर एक और मुतालबा हमसे ये किया गया कि हम अपना प्रोग्राम अपने ही स्टूडियो से ना करें, बल्कि उनकी वजारत में जाकर करें, जहां मिनिस्ट्री, हम्माद अजहर और एक्सपर्ट्स के साथ लाइव शो उनकी वजारत में बैठ के करना होगा। फिर चैनल की इंतजामिया पर दबाव डालकर प्रोग्राम रोकने की कोशिश की गई और फिर प्रोग्राम रोकने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट कराई गई। और फिर हमने बुलाया तो आज एक नई डिमांड रख दी गई कि प्रोग्राम ही कोई और एंकर करेगा, हम नहीं करेंगे, और हम्माद अजहर हमारे साथ उस एंकर की मौजूदगी में मनाजरा करेंगे। 18 अक्टूबर को हमारे प्रोग्राम में दोबारा आने का दावा करके गए थे। फिर जब बुलाते हैं तो हर दफ़ा एक नई डिमांड सामने ले आते हैं और प्रोग्राम रुकवाने के लिए इंतजामिया पर दबाव डाला जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे कल के प्रोग्राम के जवाब में हम्माद अजहर ने आज के प्रोग्राम में तो नहीं आए, मगर जवाब देते हुए ट्वीट किया कि कल शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम में कहा कि उसके प्रोग्राम बंद करने के लिए कोई बड़ा प्रेशर डाला गया है और ये फाशिज्म है। मैंने जियो इंतजामिया से पूछा कि किसने और कब ये प्रेशर डाला, तो जवाब में मुझे शहबाज गिल के नीचे दिए गए ट्वीट का हवाला दिया गया। अब यहाँ से एक दफ़ा फिर साबित होता है कि हम्माद अजहर बार बार झूठ बोलकर कैसे अवाम को, वज़ीर आज़म को और ख़ुद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को गुमराह करते हैं, क्योंकि उन्हें इंतजामिया ने दीगर चीज़ों के साथ शहबाज गिल का ये ट्वीट भी भेजा था, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जियो टीवी की इंतजामिया शाहजेब खानजादा को हुकूमत मुखालिफ प्रोग्राम करने से रोकें। और ना सिर्फ उन्हें शहबाज गिल का ये ट्वीट भेजा गया, बल्कि उनके इन अल्फाज को भी हाईलाइट करके भेजा गया और इसका सबूत हमारे पास मौजूद है। यानी हम्माद अजहर ने शहबाज गिल के दूसरे ट्वीट का तो जिक्र किया, मगर उसके साथ जो प्रोग्राम रोकने का ट्वीट किया गया, जिसे उन्हें भेजा भी गया और बाकायदा हाईलाइट करके भेजा गया, उसका जिक्र नहीं किया। एक छोटी सी बात पर भी इतना बड़ा झूठ इस बात को वाज़ेह करता है कि कितने बड़े बड़े झूठ वज़ीर आज़म और आवाम से, हत्ता कि तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर से बोले जा रहे हैं। हमारे 5 सवाल हैं, उनका हम्माद अजहर जवाब नहीं दे रहे हैं, बार बार शराइत रख रहे हैं। हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम है सवाल उठाना, हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना ही हम उनके सियासी हरीफ हैं। ये मामला अवामी मुफाद का है। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है, अवाम और इंडस्ट्री दोनों मुश्किल में हैं, दोनों शिकायत कर रहे हैं, मुल्क की मईशत मुश्किल में है, हुकूमत मुश्किल में है और आइंदा आने वाले दिनों में इस बहरान में मज़ीद शिद्दत आएगी और इसकी वजह हम्माद अजहर की नाअहली होगी। लंबी बहस नहीं है, बिल्कुल सादा बात है, बहुत सादा बात है।
हमाद अजहर पहले 6 दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, लाइव बुलाया गया, वो लाइव आए हैं और उन्होंने हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की है। इस दफ़ा वादा करके गए और बार बार नई शर्त रख रहे हैं। अगर उन्हें DSNG पर इंटरव्यू देने में मसला है तो वो प्रोग्राम में स्टूडियो में आकर आमने सामने बैठकर हमें इंटरव्यू दे दें, वरना हमारे 5 सवालों का जिस तरीके से चाहे जवाब दे दें, हम उनका जवाब और हक़ाइक़ आवाम के सामने रख देंगे। वज़ीर आज़म हमाद अजहर से ये 5 सवालात लाजमी पूछें, हक़ाइक़ खुद उनके सामने आ जाएंगे, क्योंकि गलतियाँ और झूठ हमाद अजहर के हैं मगर सियासी कीमत वज़ीर आज़म इमरान खान अदा करेंगे। पहला सवाल, क्या नेपरा ने अपनी स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2021 के सफ़र नंबर 4 और सफ़र नंबर 19 में ये एतराज़ नहीं किया कि LNG प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल नहीं हुए और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई? दूसरा सवाल, क्या यह हकीकत नहीं कि पहले से मौजूद LNG टर्मिनल्स को उनकी पूरी सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया? सर्दियों के चंद माह के लिए हुकूमत 14 कार्गोज का इंतजाम कर सकती थी मगर ऐसा भी नहीं किया गया। तीसरा सवाल, वज़ीर आज़म हमाद अजहर से पूछें कि क्या यह हकीकत नहीं कि गुज़िश्ता साल का बहरान देखने के बाद रवा साल भी सर्दियों के लिए LNG के टेंडर्स करने में ताख़ीर की गई, जिसकी वजह से $6 से $8 में मिलने वाली LNG $30 तक खरीदनी पड़ी और जितनी मिली वो भी पूरी तरह नहीं मिली? क्या गुज़िश्ता बरस के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ ममालिक ने मार्च में सर्दियों के लिए LNG नहीं खरीदी थी? क्या पाकिस्तान को सर्दियों के लिए अपनी डिमांड पहले से नहीं पता थी? चौथा सवाल, 3 साल से ज़ायद हो गए हैं, हुकूमती वज़रा के तमाम तर दावों के बावजूद रूस के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर कोई ठोस पेशरफ क्यों नहीं हो सकी, हालांकि बार बार दावा किया गया कि काम शुरू होने वाला है? पांचवा सवाल, वज़ीर आज़म हमाद अजहर से पूछें कि क्या यह हकीकत नहीं कि 2019 से मुसलसल दावों के बावजूद हुकूमत अब तक कोई एक नया LNG टर्मिनल नहीं लगा सकी, हालांकि बार बार दावा किया गया कि काम शुरू होने वाला है? ये हैं वो 5 सवाल जो हम मुसलसल उठा रहे हैं मगर वज़ीर तवानाई जवाब नहीं दे रहे हैं, और अगर हमें जवाब नहीं देना चाहते तो वज़ीर आज़म ही को जवाब दे दें और वज़ीर आज़म ही उनसे जवाब ले लें या फिर आवाम के सामने रख दें। हमें परेशान करते हैं। हुकूमत जो चाह रही है वो कर रही है और अपोजिशन बार बार के दावों के बावजूद भी नाकाम हो रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिकस्त के बाद आज अपोजिशन को उस ऐवान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा जहां उसकी अक्सरियत मौजूद है। हुकूमत आज 4 बिल सेनेट में मंजूर कराने में कामयाब हो गई, जिसमें नैब ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी शामिल है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि सेनेटर दिलावल खान का वो ग्रुप जिसने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए वोट दिया था और जहां से पीपल्स पार्टी और PDM के रास्ते जुदा हुए थे, आज उसी ग्रुप ने हुकूमती बिल्स की हिमायत में वोट दे दिया है। यानी पीपल्स पार्टी जिस ग्रुप को अपोजिशन का ग्रुप कह रही थी, अब वो हुकूमती बिल्स की हिमायत में आ गया है। सिर्फ यही नहीं, आज सेनेट में हुकूमत ने जो कानून साजी कराई है उस पर अपोजिशन का एतराज़ है कि हुकूमत अचानक ज़िमनी एजेंडा लेकर आ गई और अपने अराकीन को बुलाकर नैब के तरमीमी बिल को बुलडोज कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सेनेट की बची कुची साख आज उस वक्त तबाह हो गई जब हुकूमत ने 12:35 पर जुम्मे की नमाज के वक्त एक ज़िमनी एजेंडा पेश किया। बगैर बिल पेश किए हुकूमती अराकीन को नैब बुलडोज करने के लिए बुलाया गया। आज के बाद सेनेट भी नहीं चलेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि अपोजिशन लीडर के दफ्तर को बताया गया था कि बिल्स तमाम मुतल्लिका कायमा कमेटीज़ के पास जाएंगे मगर उन्हें नहीं भेजा गया और नैब बिल को उस वक्त पेश किया गया जब अराकीन जुम्मे की नमाज पढ़ने गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि आज जब सेनेट में मुख्तलिफ बिल्स तरामीम के लिए पेश किए गए तो पहले हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट पर ही जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर जब हुकूमती इसरार पर मुख्तलिफ बिल्स को मंजूर कराने के लिए चेयरमैन सेनेट ने काउंटिंग की रूलिंग दी तो अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हो गई। सबसे पहले दिखाते हैं सेनेट की वो कार्रवाई जिसमें वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मजारी ने मुख्तलिफ बिल्स को मंजूर कराने के लिए तहरीक पेश की तो अपोजिशन के इसरार पर चेयरमैन सेनेट ने उन बिल्स को कमेटी के सुपुर्द कर दिया जिस पर हुकूमत नाराज नजर आई। Bill to amend the National Commission on the Rights of the Child Act 2017. No, there is no change in the law. Bill stands referred to Standing Committee concerned. I move that the bill to amend the Juvenile Justice System Act 2018. Opposition carry committee. The bill stands referred to Standing Committee concerned. I move that the bill to amend the Islamabad Capital Territory Child Protection Act 2018. The bill stands referred to Standing Committee concerned. हमें तो लग रहा है जैसे हमने आपको वोट ही नहीं दिया, आप अपोजिशन के चेयरमैन हैं। आज इतने इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं, खवातीन का वर्किंग प्लेस का हैरेसमेंट का और चाइल्ड का एक बिल, 2 बिल, बच्चों के और खवातीन के बिल भी आप डिले करते हैं। मुस्लिम लीग नून से तो कोई तवक्को नहीं है ना जी, पीपल्स पार्टी से थोड़ी सी थी कि प्लीज सर आप बिल मूव करें। आप खवातीन और बच्चों के हुकूक को कहते हैं इसको कमेटी में भेजो, यहाँ पे अपोजिशन की चलती है सर। अभी अली मोहम्मद खान वोट का ताना दे रहा है, क्या करते हैं? और जब हुकूमत ने ज़िमनी एजेंडे के तहत नैब तरामीम और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बिल पेश किए और उन्हें मंजूर कराने के लिए काउंटिंग पर इसरार किया तो अपोजिशन जो पहले चेयरमैन सेनेट से खुश नजर आ रही थी वो एहतजाज करती रही। I move that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 99. मेरी गुजारिश है सर इसको कमेटी भिजवाएं। सर अपोजिशन भी इस पे कोई डिलिब्रेट करेगी ना।
सर हाउस का कमेटी भिजवाना है, हाउस का सेंस कमेटी भिजवाना है या हाउस का सेंस ले सर। प्रेशर सिर्फ चेयर पे न लाए, उधर बात करें ना, ये स्टाफ को तो ना करें सर, मुझे मारे स्टाफ को ना करें। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो। I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. हाउस में हमेशा जब आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं फिर चेयर पे बात करते हैं, ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी रजा साहब, ये सारे चेयर लाते रहे आप समेत, सर आप भी लाते रहे, यही करते रहे, प्लीज मुझे ना कहें कुछ। सेनेट ऑपोजिशन से कह रहे हैं कि आप नंबर्स पूरे नहीं करते और इल्जाम लगाते हैं, ऑपोजिशन के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं कि वो जहां अक्सरियत में है उसके बावजूद वहां हुकूमत कैसे कामयाब हो रही है और बार बार कामयाब हो रही है, हर जगह पर कामयाब हो रही है। सवाल से बात करेंगे आज सेनेट की कार्रवाई में मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर से। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, ऑपोजिशन के बस का कुछ है या नहीं है? कौमी असेंबली हो, सेनेट हो या फिर पार्लियामेंट से बाहर की बात हो, हर जगह तो हुकूमत कामयाब हो जाती है, आप लोग देखते रह जाते हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की जिस वक्त हालत है वो बड़ी मायूस कुन है, और आज जो सेनेट में हुआ उसमें मैं तो फ्रैंकली एडमिट करूंगा कि उसमें पहली गलती तो हमारी है। हमारे मेंबरान को वहाँ पर हमें अपना मतलूबा जो नंबर था वो पूरा करना चाहिए था। हमारे मेंबरान वहाँ पर मतलूबा तादाद में होने चाहिए थे। आज जुम्मे का दिन समझकर बहुत से मेंबरान हमारे वहाँ पर नहीं थे, हत्ता के ऑपोजिशन लीडर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान, उनके पार्लिमानी लीडर तारड़ साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। JUI के जो पार्लिमानी रहनुमा है मौलाना गफूर हैदरी साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो जो हमारे पास नंबर्स थे वो नंबर्स पूरा करना हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसमें हमारी सुस्ती है। पहला इल्जाम तो हमारे ऊपर है। दूसरा, जो हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एजेंडा लेकर आया, हमेशा तारीख ये रही है कि जब भी सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है तो वो कमेटीज को रेफर कर दिया जाता है ताकि वहां पर जरा उसके ऊपर डिटेल में गौर व किया जाए। लेकिन आज हुकूमत ने अपनी अक्सरियत का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस चीज को बुलडोज किया, और चेयरमैन सेनेट का भी जो उनकी ये बात तो दुरुस्त है कि नंबर हमें ही पूरे करने थे, हम नहीं कर पाए, लेकिन उनका भी जो किरदार है इस हवाले से उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर बनता है कि लेजिस्लेशन जो रेफर होनी चाहिए थी कमेटीज को वो ना हो सकी। अच्छा, मगर अब देखिए, जो संजरानी साहब हैं उनका किरदार ढका छुपा नहीं है, हुकूमत है वो किस तरीके से लेजिस्लेशन कराना चाहती है उनका भी किरदार ढका छुपा नहीं है। 3-3.25 साल में आपको पूरी तरीके से इस बात का एक्सपीरियंस हो गया ऑपोजिशन को, और ऑपोजिशन का अपने जो मसाइल हैं ये भी ढके छुपे नहीं है। 3-3.25 साल से यही हो रहा है, अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट को हटाने जाते हैं तब भी मसाइल कहीं ना कहीं से पैदा हो जाते हैं। मगर जहां पर अगर कोई दबाव ना भी हो, अब तो 19 तारीख भी गुजर गई है, आप लोग फिर भी नाकाम हो जाते हैं, तो आपने इस हुकूमत का क्या बिगाड़ लेना है? ये बात ठीक है, हम अभी तक इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हालांकि अवाम की तवक्कुआत तो बहुत ज्यादा है, खुसूसन वो लोग जो महंगाई से, बेरोजगारी से, जो मैशत की अबतरी जो हालत है उससे जो परेशान है, वो सारे लोग, अवाम के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है वो जो चाहता है कि ऑपोजिशन हुकूमत को चलता करे, और जब भी हम नाकाम होते हैं, जब भी कोई नाकामी होती है तो उसके नतीजे में उस हमारी नुक्ता नजर के मुताबिक उस बड़े अवाम के एक सेंटिमेंट को धचका पहुंचता है। तो हमें अपने नंबर्स पूरे रखने चाहिए थे। हमने पहले भी साबित किया है कि जब ऑपोजिशन इकट्ठी होकर चली तो हमने उसी कौमी असेंबली में जहां पर हुकूमत के पास अक्सरियत है वहां पर हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिताया हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद। और इस सूरत हाल में ऑपोजिशन जो सबसे बड़ी रुकावट है, फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि जो ऑपोजिशन का आपस में इत्तेहाद ना होना है, क्लोज कोऑर्डिनेशन ना होना है, जो आपस में एक दूसरे के साथ बदएतमादी की फिजा है, तो इसको दूर करना जो है वो बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। दूसरे दिन तो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बातचीत हो रही है, पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने के दावे हो रहे हैं, और कैसी कोऑर्डिनेशन करनी है? कौमी असेंबली में ये बात दुरुस्त है कि जॉइंट सेशन का जो हमारा वहां पर जब वोटिंग और हुकूमती बिल्स आए तो उसमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक थी। वहां पर तमाम हमारे मेंबरान मौजूद थे, सिवाय एक जमात के कुछ मेंबरान हमारे कम थे, और कुछ हमारे मेंबरान जो बीमार थे, जो हॉस्पिटल्स में थे, वो नहीं आ सके। लेकिन जॉइंट सेशन के अंदर जो कुछ हुआ आप भी उससे बखूबी वाकिफ हैं। हुकूमती मेंबरान ऑन रिकॉर्ड है जिन्होंने कैमरा के ऊपर आकर कहा कि हम यहाँ किसी और वजह से नहीं आए, हम तो लाए गए हैं। उनको फोन कॉल्स आई, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। हमें पता था कि बहुत से जो उनके अपने मेंबरान हैं
वो हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, बार बार सवाल उठाते हैं कि हमने आखिर इलेक्शन लड़ना है, हम कैसे लोगों में जाएं, लोग हमें ताने देते हैं, महंगाई के बारे में सवाल करते हैं, बेरोजगारी के बारे में सवाल करते हैं। तो इस सूरत हाल का फायदा अपोजिशन को तो जाहिरी बात है होना था, लेकिन फिर जिन क्वार्टर से प्रेशर डाला गया वो आपको पता है कि उसके सामने उनके मेंबरान शायद नहीं ठहर सके, और उनको भी क्या इल्जाम दें, हम अपोजिशन भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। खड़े हुए थे 64, वोट निकले 50, इसमें हम भी मौजूदा इल्जाम को ठहराए जा सकते हैं और ठहराया जाना भी चाहिए। अब 19 तारीख है, अब 19 तारीख गुजर गई है, कुछ अब 19 तारीख गुजर गई है, अपोजिशन कुछ अलग कर सकती है या कम से कम अलग की तवक्को रखती है? मेरे ख्याल से तो 19 तारीख गुजरने के बाद जो पहला हदफ होना चाहिए वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद होनी चाहिए। उस हाउस में हमारे पास मेजॉरिटी है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे मेंबर्स वहां पर हो, और फिर देखते हैं कि 19 तारीख के बाद जो नई शख्सियत तशरीफ लाए हैं कि वो अपने इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं या नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि जो इदारे हैं वो सियासत से दूर रहें, सियासत में मुदाखलत ना करें, सियासत को चलने दें और सियासत को अपना रास्ता तलाश कर लेते हैं। जब इदारों की तरफ से मुदाखलत होती है तो हमें भी दुख होता है कि जब इदारों के बारे में बात की जाती है, हम नहीं चाहते कि उनके बारे में बात हो, लेकिन जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं, फिर लोग गुफ्तगू भी करते हैं, जो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा नहीं है। ये बात उनको खुद भी समझनी चाहिए। मगर ये इल्ज़ाम आपके इत्तेहादी भी आप पे लगाते हैं, और आज 19 तारीख के दिन सेनेटर दिलावर खान ग्रुप, जिनकी मदद से लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे यूसुफ गिलानी साहब, आज उन्होंने हुकूमती बिल्स को वोट दे दिया है। शरीर रहमान साहब उनसे कहती रह गई, तो हालांकि आप लोग दावा करते थे, आप तो नहीं मगर आपकी पार्टी से लोग दावा करते थे कि ये अपोजिशन में आ गए। आपने ठीक कहा। मेरा तो ये ख्याल है कि सेनेटर दिलावर ग्रुप जो हमारे साथ ये जो 4 मेंबरान मौजूद हैं, ये इनसे वोट लेकर, मैं तो पहले भी इसका बरमला इजहार कर चुका हूँ कि हमने वोट लेकर इनसे अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए गलती की थी, हमें नहीं लेने चाहिए थे। उसकी वजह से जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसमें दरार आया, ये मेरा मौकफ रहा है, और इस मौकफ की वजह से मैं थोड़ा बहुत हॉट वाटर्स में भी रहा हूँ, तो ठीक है, फेयर इनफ, चलता है। लेकिन ये ओरिजिनल सिन जो है हमारा, जब तक हम इस ओरिजिनल सिन को दुरुस्त नहीं करेंगे, जॉइंट सेशन में भी वहां पर भी इन्होंने अपोजिशन के साथ वोट नहीं दिए, इन्होंने हुकूमत को वोट दिए। तो जहां पर मराद और फायदे लेने की बारी आती है तो ये जितना ये ग्रुप है ये अपना वजन डाल देते हैं हुकूमत के पलड़े में, और वैसे हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो एक गैर मुनासिब सा उनका पॉलिटिकल बिहेवियर है, लेकिन उसमें भी हमें फैसला करना चाहिए कि आखिर हमने इनका करना क्या है। ये हर मौके पे हमें दगा देते हैं, हर मौके पे ऑपोजिशन को लेट डाउन करते हैं, तो इनको ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठाने का आखिरकार फायदा क्या है? तो इसके ऊपर हमें इस ओरिजिनल सिन को हमें मेरे ख्याल से रिकंसिडर करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन के ऊपर। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबरों से बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत ने बुध को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो 33 बिल्स मंजूर करवाए थे, उनमें से 2 बिल ऐसे हैं जो मुल्क में न सिर्फ रेप केसेस बल्कि जिनसी जराइम की तफ्तीश, ट्रायल, प्रोसिक्यूशन और सजा के उन मसाइल को हल करने की तरफ एक ऐसा अहम कदम है जिसकी अहमियत इंसानी हुकूक की तंजीमें और समाजी कारकुन काफ़ी अरसे से बताते रहे हैं। हुकूमत ने इस हवाले से जो 2 बिल्स पास किए हैं उसमें एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल पहला बिल है, जो रेप केसेस की रोकथाम, रेप से मुतासरा अफराद को कानूनी मामलत फराहम करने और उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन से मुताल्लिक है। जबकि क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2021 रेप की बुनियादी तशरीह से मुताल्लिक दूसरा बिल है, जो ये बताता है कि रेप का जुर्म है क्या और ये किसके खिलाफ किस माहौल में हो तो वो जुर्म रेप के ज़मरे में आता है। ये दोनों बिल रेप और जिनसी जराइम को रोकने की तरफ एक अहम कदम है। इस कानून में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मुल्क में पहली बार रेप की वाज़ेह और वसी तशरीह की गई है, जो ऐसे जिनसी जराइम को भी रेप के ज़मरे में लाती है जो इससे पहले रेप तसव्वुर नहीं किए जाते थे, ख्वाह वो औरतों के खिलाफ हो, मर्दों के खिलाफ हो या ख्वाजा सराओं के खिलाफ हो। मर्दों के खिलाफ रेप के वाक़यात होते तो रहे हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट करना मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता रहा है। इसी तरह ख्वाजा सरा भी रेप और जिनसी जराइम के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, लेकिन मौसर कानून साजी ना होने की वजह से वो इन वाक़यात को रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि इस बिल के मुताबिक हर वो जिनसी जुर्म रेप के ज़मरे में आएगा अगर वो ज़बरदस्ती उस शख्स की मर्जी या रजामंदी के बगैर किया गया हो, अगर मुतासरा शख्स की रजामंदी जान को नुकसान पहुंचाने या मारने के खौफ से ली गई हो या धोखे के जरिए हासिल की गई हो तो भी वो जुर्म रेप के ज़मरे में आएगा। अगर रजामंदी ऐसी हालत में दी जाए जहां मुतासरा शख्स अपनी होशो हवास में ना हो, बेहोश हो या किसी के ज़ेरे असर हो और वो जानता ना हो कि वो किस चीज़ पर रजामंदी या आमादगी जाहिर कर रहा है, या फिर ऐसी सूरत में जहां मुतासरा शख्स अपनी रजामंदी जाहिर ना कर सके तो भी वो अमल
रेप ही समझा जाएगा, जबकि मुतासरा शख्स की उम्र 16 साल से कम होने की सूरत में रजामंदी के होने या ना होने दोनों की सूरत में ये अमल रेप तस्वुर किया जाएगा। इस बिल का जो पहला मुसविदा तैयार किया गया था, जो कौमी असेंबली से पास भी हो गया था, उसमें रेप के गैर मामूली केसेस और आदि मुजरिमों के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा तजवीज़ की गई थी, जिसका मकसद उन मुजरिमों की जिनसी सलाहियत को ताहयात ख़त्म करना था। लेकिन हुकूमती दावे के मुताबिक बुध को मंजूर होने वाले इस बिल में से यह शिक ख़त्म कर दी गई है। ये बहुत अहम मामला है। केमिकल कैस्ट्रेशन के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमें भी अपने खदशात का इज़हार करती रही हैं। मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस की रोकथाम सज़ा के सख्त होने से नहीं, सज़ा के यकीनी होने से ही मुमकिन हो सकती है। जबकि मुजरिम की जिनसी सलाहियत ख़त्म करने का मतलब यह है कि रेप कमज़ोर शख्स के खिलाफ ताकत का जुर्म नहीं बल्कि शहवानियत का जुर्म है, जो हकीकत के बरक्स है। इसके साथ ही पार्लियामेंट में रेप केसेस की रोकथाम के लिए जो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट लाया गया है, उसका मकसद मुल्क में रेप केसेस की कमज़ोर तफ्तीश, कदीम तरीक़ाकार और रूल्स के मसाइल को हल करना है। इस एक्ट में रेप केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स का क़याम शामिल है, जिसका इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास होगा और ज़रूरत के मुताबिक वो जितनी अदालतों का क़याम ज़रूरी समझें, उसका हुक्म चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद दे सकते हैं। अहम बात यह है कि बिल में सरकारी अस्पतालों में एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का क़याम भी शामिल है, जो जुर्म रिपोर्ट होने के 6 घंटों के अंदर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन को यकीनी बनाएगा, जिसमें शवाहिद इकट्ठे करना और FIR का फौरी इंदराज शामिल है। बिल के मुताबिक हुकूमत रेप के मुतासरा अफराद की माली या कानूनी मुआवनत के लिए ज़िला और तहसील की सतह पर सपोर्ट भी फराहम करेगी। सिर्फ यही नहीं, इस बिल में मुतासरा अफराद और गवाहों को सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम फराहम करने का हुक्म भी दिया गया है और मुतासरा अफराद की शनाख्त को खुफिया रखने और उनको मुनासिब माली इमदाद देने समेत उनकी हिफाजत के लिए दारुल अमान का क़याम भी शामिल है। जबकि रेप केसेस की तफ्तीश के लिए ज़रूरत के मुताबिक खुसूसी JIT तश्कील देने का हुक्म भी दिया गया है, जिसमें कम अज़ कम एक खातून पुलिस अफसर का शामिल होना ज़रूरी है। इस बिल में मुतासरा अफराद की हिफाजत और उनको किसी भी किस्म की परेशानी या हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कई ऐसे इक़दाम शामिल हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। बिल के मुताबिक रेप केस से मुताल्लिक तमाम समाअत इन कैमरा होंगी और ज़रूरत पड़ने की सूरत में मुतासरा अफराद और गवाहों की हिफाजत के लिए ट्रायल में वीडियो लिंक या स्क्रीन्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जबकि एंटी रेप क्राइसिस सेल अगर ज़रूरी समझे तो वो एक आज़ाद सपोर्ट एडवाइज़र भी मुकर्रर कर सकता है, जो अदालती समाअत में मुतासरा शख्स के साथ हो, ताकि इस दौरान किसी भी किस्म की विक्टिमाइजेशन, परेशानी या मुसीबत का रिस्क कम हो। इन तमाम इक़दामात के अलावा हुकूमत ने इस नए बिल के जरिए मुतासरा ख़वातीन के 2 फिंगर टेस्ट को भी आइन के खिलाफ और गैर कानूनी करार दिया है, जिसको रवा साल लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने एक फैसले में गैर कानूनी और आइन के खिलाफ करार दिया था। साथ ही इस बिल में मुतासरा शख्स को एक बुरे या बद किरदार ठहराने वाले शवाहिद को भी नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। एक्ट के मुताबिक जुर्म का नोटिस लेने के बाद अदालत पर लाजिम होगा कि वो उसका फैसला जल्द अज जल्द तरजीही बुनियाद पर 4 माह के अंदर सुनाए और इस दौरान अदालत 2 बार से ज़्यादा समाअत मुलतवी नहीं कर सकेगी, जिसमें एक बार मुलतवी करने की कीमत समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त करने वाला फरीक अदा करेगा। जबकि केस के अख्तिताम पर अदालत मुजरिम को जुर्माने की मखसूस रकम मुतासरा शख्स को बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म दे सकती है। और सबसे अहम ये कि ज़ेर इल्तवा अपील के दौरान हाई कोर्ट उस शख्स को रिहा नहीं करेगी जिसको ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम करार दिया हो। ये बहुत अहम बिल्स हैं। माजी में इस हवाले से कानून साजियाँ तो की गई हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं हो सका था। उम्मीद है कि हुकूमत इस बार इस नई कानून साजी पर मौसर तरीके से अमल दरामद करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।